हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में द सन इज अ हॉट प्लाज्मा आयोनाइज्ड मैटर with its inner core at a temperature exceeding 10⁷ Kelvin and its outer surface at a temperature of about 6000 Kelvin. At these high temperatures, no substance remains in a solid or liquid phase. In what range do you expect the mass density of the Sun to be in the range of densities of solids and liquids or gases? Check if your guess is correct from the following data. Mass of Sun is given and radius of the Sun is given. ओके तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि जो सन है वो एक हॉट प्लाज्मा है जिसके अंदर का जो कोर है उसका टेम्परेचर 10⁷ केल्विन से अगर ज़्यादा, राइट, 10⁷ केल्विन से भी वो ज़्यादा होगा और जो बाहर की जो सरफेस है उसका टेम्परेचर 6000 केल्विन है। अब इतने हायर टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड या फिर लिक्विड मैटर में नहीं रह सकता, राइट। तो सन की जो मास डेंसिटी है वो सॉलिड और लिक्विड और गैस उन सभी की डेंसिटियों में से कोई भी रेंज में नहीं हो सकती। तो इसीलिए जो हमारा एजम्पशन है वो दिए गए हुए डेटा पर से हम लोग डिसाइड करेंगे और ये हमें दिया गया है वैल्यू सन की जो मास है और सन का रेडियस है। तो पहले हम लोग सन की डेंसिटी फाइंड करेंगे, राइट। तो डेंसिटी ऑफ सन रो एस इज इक्वल टू, डेंसिटी की फॉर्मूला ये है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो मास अपॉन वॉल्यूम, अब यहाँ पर मास की जो वैल्यू है वो हमें दी गई है। तो मास की वैल्यू है वो है 2 × 10⁻30, राइट, 2 × 10⁻30। अब यहाँ पर वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम, जो सन का वॉल्यूम है वो एक स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई RS³, राइट। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। अब जो 3 है वो डिनोमिनेटर है, वो जाएगा न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर 3 × 2, राइट, 6 × 10⁻30 अपॉन 4 × पाई की वैल्यू होगी 3.14 इंटू रेडियस। तो रेडियस हो जाएगा 7 × 10⁸ और यहाँ पर क्यूब, राइट। तो अब आफ्टर कैलकुलेशन इसकी जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी इज इक्वल टू 1.4 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर 3 इनवर्स, राइट। तो ये हमें सन की डेंसिटी मिली, राइट। अब यहाँ पर जो सन के अंदर कोर है उसके कारण जो ग्रेविटेशनल एट्रैक्टिव फोर्स है वो अंदर की तरफ लगेगा। कहाँ पर लगेगा? तो जो सन की बाहर की सरफेस है, तो सन की बाहर की सरफेस पे सन के कोर पोर्शन के कारण ग्रेविटेशनल एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। अब यहाँ पर जो प्लाज्मा है उसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, 1.4 × 10⁻3, राइट। उसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम में उसकी वैल्यू होगी इज इक्वल टू 1.4 ग्राम सेंटीमीटर 3 इनवर्स, राइट। तो ये उस यूनिट्स में आ जाएगा। अब यहाँ पर जो सन है वो 3 स्टेट ऑफ मैटर में तो होंगे ही नहीं, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, क्योंकि उसके टेम्परेचर के हिसाब से वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर उस टेम्परेचर के हिसाब से जो 4th स्टेट ऑफ मैटर है सन के कोर के अंदर, वो 4th स्टेट ऑफ मैटर अवेलेबल होगा और उसको हम लोग बोलेंगे वो है प्लाज्मा, राइट। तो प्लाज्मा इज़ अ 4th स्टेट ऑफ मैटर और वो सन के कोर पोर्शन में ही देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, when the planet Jupiter is at a distance of 8 to 4.7 million kilometers from the Earth,
its angular diameter is measured to be 35.72 second of arc. Calculate the diameter of Jupiter. तो जब जुपिटर जो प्लैनेट है वो अर्थ से उसका जो डिस्टेंस है वो है 824.7 मिलियन किलोमीटर। अब जब उसका एंगुलर डायमीटर 35.72 सेकेंड मिल रहा है तो जुपिटर का डायमीटर कितना होगा। तो यहाँ पर जुपिटर का डायमीटर फाइंड करेंगे, उससे पहले डिस्टेंस की बात डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्टेंस डी इज इक्वल टू कितना दिया गया है यहाँ पर 824.7, राइट। अब वो है मिलियन किलोमीटर, तो मिलियन इंटू किलोमीटर, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं मीटर में। तो इज इक्वल टू अब 824.7 मिलियन 10⁶ एंड किलोमीटर तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁵ आएगा। बट हमें यहाँ पर किलोमीटर में ही फाइंड करना है, किलोमीटर में ही फाइंड करते हैं, राइट। तो अब थीटा की बात करते हैं। थीटा यहाँ पर दिया गया है, वो है थीटा इज इक्वल टू 35.72 सेकेंड्स, ओके। अब उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग थोड़ा इजी वे यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। पहले तो ये सेकंड में है तो 35.72 सेकंड को मैं यहाँ पर डिग्री में कन्वर्ट करूँगा और डिग्री टू हम लोग इजीली रेडियन में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया क्योंकि सेकंड टू डिग्री उसके लिए हमें 1/3600 से डिवाइड करना होगा इनटू अब हमें सिंपली पाई अपॉन 180 कर देना है, राइट। तो इससे थीटा मिल जाएगा, राइट। अब हम यहाँ पर जो डी है मतलब कि डायमीटर उसको फाइंड करेंगे तो थीटा की सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मैथ्स में आप लोग पढ़ चुके हो, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर आर्क होगा डायमीटर और रेडियस होगा डिस्टेंस, राइट। तो बेसिकली हमें डायमीटर फाइंड करना है तो उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। तो डायमीटर डी इज इक्वल टू थीटा इंटू कैपिटल डी, राइट। अब थीटा की वैल्यू ये कैलकुलेट करके अंदर रखेंगे, कैपिटल डी की वैल्यू ये कैलकुलेट करके अंदर रखेंगे। तो डी की जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी, डी इज इक्वल टू 1.429 इंटू 10⁵ और वो होगा किलोमीटर्स में। तो ये मिल गया हमें जुपिटर का डायमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अ मैन वॉकिंग ब्रिस्कली इन वाटर विथ स्पीड v मस्ट slant his umbrella forward making an angle theta with the vertical. A student derives the following relation between theta and v. Tan theta is equal to v and checks that the relation has a correct limit as v tends to 0, theta tends to 0 as expected. We are assuming there is no strong wind and that the rain falls vertically for a stationary man. Do you think this relation can be correct? If not, guess the correct relation. तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन समझ लेते हैं कि बारिश में एक पर्सन है वो लगभग v स्पीड से चल रहा है। अब उसने जो अपनी अम्ब्रेला है उसको वर्टिकल डायरेक्शन में रखा है, लगभग वर्टिकल डायरेक्शन से लगभग थीटा एंगल पे रखा है, राइट। तो अब यहाँ पर एक स्टूडेंट थीटा और v के बीच जो रिलेशन है वो डिफाइन कर रहा है और वो है tan थीटा इज इक्वल टू v, राइट। अब यहाँ पर एज एक्सपेक्टेड v टेंस टू 0 है, थीटा टेंस टू 0, तो उस लिमिट में वो रिलेशन को टेस्ट करता है, राइट। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोग एजम्पशन कर रहे हैं कि जो विंड है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो जो बारिश है वो वर्टिकल गिर रहा है, एग्जैक्ट वर्टिकली, राइट। तो यहाँ पर हम लोग सोच सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो क्या सही हो सकता है। अगर नहीं है तो हमें एज्यूम करना है, उसको करेक्ट करना है, राइट। तो पहले तो ये रिलेशन है जो कि स्टूडेंट ने ये डिराइव किया है, tan थीटा इज इक्वल टू v। अब लेफ्ट हैंड साइड अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड जो डायमेंशन है LHS के, तो वहाँ पर तो tan थीटा एक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, तो वहाँ पर जो डायमेंशंस हैं वो ज़ीरो हो जाने चाहिए क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के डायमेंशंस ज़ीरो होते हैं, कोई डायमेंशन नहीं होता है, राइट। और राइट हैंड साइड अब फाइंड करें
तो राइट हैंड साइड क्या है, तो राइट हैंड साइड तो वेलोसिटी है, राइट। तो आर एच एस का v, तो उसका डायमेंशन एम एल वन टी माइनस वन। तो राइट हैंड साइड यहाँ पर रिलेशन मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट ने जो रिलेशन दिया है tan थीटा इज इक्वल टू वी, वो इनकरेक्ट है, राइट। अब उसको हमें यहाँ पर करेक्ट करना है, तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड अगर कोई डायमेंशन नहीं है तो राइट हैंड साइड भी कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर न्यू फॉर्मूला लिख रहा हूँ एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस करने के लिए। तो आर एच एस अब डायमेंशन लेस करने के लिए उसको मैं यू मतलब कि इनिशियल स्पीड से डिवाइड कर रहा हूँ, कि जिससे ऊपर की टर्म और नीचे की टर्म दोनों ही डायमेंशन लेस हो जाए एक दूसरे को कैंसिल करते हुए, राइट। तो दिस इज अवर ट्रू रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इट इज़ क्लेम दैट टू सीजियम क्लॉक्स if allowed to run for 100 years free from any disturbance may differ by only about 0.02 second. What does this imply for the accuracy of the standard cesium clock in measuring a time interval of 1 second? Okay, तो यहाँ पर दो सीजियम क्लॉक्स ऐसा दावा करते हैं कि किसी भी डिस्टर्बेंस मतलब कि किसी भी बिना कोई डिस्टर्बेंस के वो 100 ईयर्स तक उनको चलाया जाता है। तो वहाँ पर उनके टाइम में ओनली 0.02 सेकेंड जितना ही डिफरेंस देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पर 1 सेकेंड टाइम का ड्यूरेशन मेज़रमेंट करने के लिए जो क्लॉक्स है उनका यहाँ पर एक्यूरेसी कितना है, राइट। तो वो एक्यूरेसी क्या डिराइव करता है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। व्हाट डज दिस इम्प्लाई मतलब कि एक्यूरेसी क्या रिप्रेजेंट करता है वो यहाँ पर हमें डिराइव करना है। तो पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि ये हमें टाइमिंग कितना दिया गया है, तो वो है 100 ईयर्स, राइट। अब उसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे t इज़ इक्वल टू 100, राइट। ईयर को पहले मैं डेज में ले जाऊंगा, डे टू आवर एंड आवर टू सेकेंड, राइट। तो ये जाएगा सेकेंड में। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 3.15576 इंटू 10⁹ सेकेंड, राइट। तो ये टाइम होगा पूरे साल का। अब यहाँ पर जो टाइम डिफरेंस दिया गया है वो डेल्टा टी इज इक्वल टू वो दिया गया है 0.02 सेकेंड, राइट। तो ये टाइम है। अब 1 सेकेंड में उसका डिफरेंस, तो 1 सेकेंड डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी, राइट। तो डेल्टा टी अपॉन टी मतलब कि डेल्टा टी कितना है, तो डेल्टा टी है 0.02 एंड टी की वैल्यू हमने फाइंड की है वो है 3.155, राइट, 76 इंटू 10⁹ राइट। अब इसकी कैलकुलेशन, तो वो आंसर हमें जो रेशियो है वो आंसर हमें मिल रहा है इज इक्वल टू 6.34 इंटू 10⁻⁻12, राइट। तो ये उस रेशियो का आंसर है। तो यहाँ पर जो सीजियम क्लॉक है उसका 1 सेकेंड में 10⁻12 टू 10⁻11 जितना वो एक्यूरेट है, उतने पार्ट में वो एक्यूरेट है। तो 1 सेकेंड में इतनी एक्यूरेसी हमें मिल रही है 10⁻12 टू 10⁻11, तो इतनी एक्यूरेसी है, राइट। एक्यूरेसी में ये जो पार्ट है वो जितना कम होगा उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। मतलब कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि उसकी एक्यूरेसी 10⁻11 टू 10⁻12 गुना ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में एस्टिमेट द एवरेज मास डेंसिटी ऑफ अ सोडियम atom assuming its size to be about 2.5 angstrom
यूज द नोन वैल्यूज ऑफ एवोगैड्रो नंबर and the atomic mass of sodium, compare it with the density of sodium in its crystalline phase 970 kg meter 3 inverse. Are the two densities of the same order of magnitude? If so, why? तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो सोडियम यहाँ पर एटम है, राइट, उसका यहाँ पर जो मास डेंसिटी है वो एज्यूम करेंगे. अब मान लीजिए कि उसकी जो साइज़ है वो है 2.5 एंगस्ट्रॉम, राइट. तो जो सोडियम क्रिस्टलाइन की जो डेंसिटी है वो है 970 किलोग्राम मीटर 3 इनवर्स. तो यहाँ पर दोनों की डेंसिटी, मास डेंसिटी, राइट, एंड जो दूसरी जो सोडियम के क्रिस्टलाइन फेस की जो डेंसिटी है वो उन दोनों की कंपैरिजन करेंगे. तो क्या यहाँ पर दोनों की डेंसिटी सेम है? अगर है तो क्यों, राइट. तो पहले जो सोडियम एटम है उसकी यहाँ पर रेडियस दी गई है और वो रेडियस आर है 2.5 एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻10 मिलेगा मीटर में, राइट. फिर सोडियम एटम का वॉल्यूम, तो उसकी फॉर्मूला होगी V डैश इज इक्वल टू 4/3 πr³, राइट. तो यहाँ पर इज इक्वल टू, अब वैल्यूज़ रखते हैं, तो इज इक्वल टू 4/3 इंटू 3.14 इंटू आर रेडियस, तो वो है 2.5 इंटू 10⁻⁻10, राइट. और वो क्यूब होगा क्योंकि आर क्यूब है. अब इसका कैलकुलेशन हमें मिलेगा, वो होगा 65.42 इंटू 10⁻30 मीटर क्यूब, राइट. तो ये हो जाएगा वॉल्यूम. ये वॉल्यूम है सोडियम एटम का, राइट. अब 1 मोल में कितने एटम नंबर्स होते हैं? तो इन 1 मोल, number of atoms are 6.023 into 10⁻23, राइट. इतने एटॉमिक नंबर्स होंगे. अब मैं यहाँ पर टोटल 1 मोल का यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करूँगा. तो 1 मोल का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम V इज इक्वल टू यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स इनटू एक एटम का वॉल्यूम. तो नंबर ऑफ एटम्स, उसको यहाँ पर कैलकुलेट, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? तो 65.42 इंटू 10⁻⁻30, राइट, इंटू V डैश. तो यहाँ पर ये V डैश मैंने लिख लिया. अब यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर होगा तो 6.023 इंटू 10⁻23, राइट. तो यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन मिलेगा 3.94, राइट, इंटू 10⁻⁻5 मीटर क्यूब, राइट. अब यहाँ पर जो सोडियम है, सोडियम के 1 मोल का जो एटॉमिक मास है इज इक्वल टू, जो एटॉमिक मास हम लोग फाइंड करते थे तो वो एटॉमिक मास m इज इक्वल टू 23 ग्राम होता है. 23 ग्राम को हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ किलोग्राम आ जाएगा, राइट, किलोग्राम. तो ये सोडियम का 1 मोल का एटॉमिक मास है, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि सोडियम का एटॉमिक मास है, राइट. अब सिंपल उसकी फॉर्मूला, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट. अब वैल्यूज़ रखें तो मास कितना है 23 इंटू 10⁻⁻3, राइट, अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम हमने फाइंड किया था 3.94 इंटू 10⁻⁻5. अब इसका यहाँ पर जो आंसर है वो हमें मिलेगा, वो होगा 584 और वो होगा किलोग्राम मीटर 3 इनवर्स, राइट. अब यहाँ पर जो डेंसिटी है वो हमने पहले जो फाइंड की थी, राइट, जो 584 हमें मिली,
और यहाँ पर डेटा जो है वो 970 है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो सोडियम है उसकी डेंसिटी 970 है और नॉर्मल डेंसिटी वो है 584। तो दोनों का ही रेशियो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कंपैरिजन करने के लिए। तो रो अपॉन रो डैश, राइट, रो 584 एंड रो डैश ऊपर दिया गया है क्रिस्टलाइन का, तो वो है 970, राइट। तो यहाँ पर इज इक्वल टू, ये जो रेशियो हमें मिल रहा है वो है 0.6020, राइट, मतलब 0.6 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर डेंसिटी लगभग सेम रेंज में है और वो जो रेंज है वो है 10⁻³ की रेंज, राइट। बिकॉज जो सॉलिड फॉर्म में जो एटम्स हैं वो ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए जो एटम की मास डेंसिटी होती है वो जो सॉलिड की मास डेंसिटी है उससे बहुत ही नज़दीक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन द न्यूक्लियर स्केल इज अ फर्मी, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर। न्यूक्लियर साइजेस ओबे roughly the following empirical relation: R is equal to RO a raised to 1/3, where R is the radius of the nucleus, A its mass number, and RO is constant equal to 1.2 Fermi. Show that the rule implies that nuclear mass density is nearly constant for different nuclei. Estimate the mass density of sodium nucleus. Compare it with the average mass density of a sodium atom. Okay, now यहाँ पर क्वेश्चन समझ लेते हैं कि न्यूक्लियर के स्केल पर जो लेंथ होती है वो लेंथ फर्मी रेंज में होती है, राइट। 1 फर्मी की वैल्यू दी गई है। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो साइज़ है वो जो नीचे एक इक्वेशन है उसके ऊपर बेस है और वो इक्वेशन है R इज इक्वल टू RO a⁻⁴, जहाँ पर R वो है न्यूक्लियस की रेडियस, A उसका एटॉमिक मास नंबर, राइट, एंड RO दैट इज कांस्टेंट वैल्यू। अब वो जो साइज़ है वो है 1.2 फर्मी जितना। अब यहाँ पर हमें ये रिप्रेजेंट करना है कि ये जो रूल है वो अलग अलग न्यूक्लियस में जो मास डेंसिटी है वो लगभग कांस्टेंट होती है, राइट। तो जो सोडियम है, सोडियम न्यूक्लियस के लिए मास डेंसिटी की हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है और डेटा हमें ऊपर वाला जो सम था 2.27 वहाँ से हमें लेना है, राइट। तो पहले इक्वेशन हमें दिया गया है वो है R इज इक्वल टू RO a⁻⁴, राइट, ये रिलेशन है हमारे पास। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम, उसकी फॉर्मूला अगर लिखें तो उसकी फॉर्मूला होगी V, राइट, V इज इक्वल टू 4/3 πr³। अब यहाँ पर रेडियस की फॉर्मूला रखेंगे तो वो रेडियस की फॉर्मूला अब इस फॉर्मूला में रखेंगे तो कुछ थोड़ा सा चेंज होगा। तो यहाँ पर RO⁻³ एंड A⁻⁴ कैंसिल, तो सिर्फ A बचेगा, राइट। तो ये नई फार्मूला होगी। अब न्यूक्लियस की जो मास है उसकी फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे तो वो होगी कैपिटल M इज इक्वल टू मास ऑफ सिंगल इनटू एटॉमिक मास, राइट। और जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है उसकी फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखूँगा और वो है रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो मास कितना है तो स्मॉल m इंटू कैपिटल M, अभी हमने फॉर्मूला लिखे, और वॉल्यूम तो वो हो जाएगा 4/3 पाई RO³ इंटू कैपिटल A। अब कैपिटल ए कैंसिल, तो ये जो रिलेशन है उसमें 3 ऊपर चला जाएगा तो 3m अपॉन 4 पाई RO³, राइट। तो ये फॉर्म रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग इसकी जो भी वैल्यूज़ है सोडियम के अकॉर्डिंग वो वैल्यूज़ यहाँ पर रखेंगे, राइट। तो पहले इज इक्वल टू 3 इंटू m यहाँ पर है 1.66 इंटू 10⁻⁻27, राइट।
अब अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब, तो यहाँ पर आर यहाँ पर दिया गया है वो है 1.2 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻15, क्योंकि फर्मी मीटर है, रेज़ टू 3, राइट। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर यहाँ पर मिल रहा है वो है 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम मीटर 3 इनवर्स, राइट। ये हमें डेंसिटी मिल रही है। अब यहाँ पर हर एक न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो सेम होती है, तो इसी के कारण जो सोडियम है उसके जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है वो भी इतनी ही होगी। अब यहाँ पर अगर रेशियो लें दोनों डेंसिटीज़ का, तो रो अपॉन रो डैश इज इक्वल टू 2.29 इंटू 10⁻17 अपॉन 584। अब इसके रेशियो का आंसर 0.39 इंटू 10⁻15, राइट। तो यहाँ पर जो रेंज मिल रही है न्यूक्लियस की डेंसिटी उसके एटम की डेंसिटी से 10⁻15 टाइम्स है। न्यूक्लियस की डेंसिटी उसके एटम की डेंसिटी से, यहाँ पर मैं फिर से लिखूँगा, वो रेंज 10⁻15 टाइम्स है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ लेज़र इज़ अ सोर्स ऑफ वेरी इंटेंस monochromatic and undirectional beam of light. These properties of a laser light can be exploited to measure long distances. The distance of the moon from the earth and has been already determined very precisely using laser as a source of light. A laser light beam at the moon takes 2.56 seconds to return after reflection at the moon's surface. How much is the radius of the lunar orbit around the earth? Right? तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन समझ लेते हैं कि जो लेज़र है, लेज़र के लाइट की जो एकदम एक्सट्रीम इंटेंस, राइट, और मोनोक्रोमेटिक एंड एक डायरेक्शनल जो इलेक्ट्रिक बीम है, राइट, वो लेज़र सोर्स के कारण मिल रही है। अब लेज़र के इन बिहेवियर का जो यूज़ है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस के मेज़रमेंट में यूज़ होता है। अब जो लेज़र है वो एक लाइट सोर्स है, तो लेज़र का एज अ लाइट सोर्स हम लोग यूज़ करके अर्थ से मून तक का जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्ट बहुत ही एक्यूरेट वे में हमने फाइंड कर लिया। अब लेज़र का जो बीम है, जो लाइट बीम है, उसकी जो मून के सरफेस में वो रिफ्लेक्ट होके वापस आने में जो टाइम लगाता है वो है 2.56 सेकेंड। तो अर्थ के अराउंड जो मून है उसकी रेडियस कितनी होगी, राइट। तो पहले यहाँ पर जो लेज़र बीम है उसने वापस आने में जो टाइम लगाया है वो टाइम यहाँ पर मैं लिखूँगा, तो t इज़ इक्वल टू 2.56 सेकेंड, इतना टाइम लिया उसने वापस आने में। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि लेज़र को पहुँचने के लिए इसके हाफ जितना टाइम लगेगा, तो वो t इज़ इक्वल टू t/2, तो इसका हाफ कर देना है तो वो मिलेगा 1.28 सेकेंड, राइट। तो ये जाने का टाइम है। अब जो लेज़र बीम है एक टाइप का लाइट है, उसकी स्पीड कितनी होगी 3 इंटू 10⁻8, सिंपल। तो यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा d इज़ इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर वैल्यू जब लिखेंगे तो स्पीड 3 इंटू 10⁻8 एंड टाइम 1.28। तो आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पर हमें मिलेगा 3.84, राइट, इंटू 10⁵ किलोमीटर। तो यहाँ पर जो मून है, मून की ऑर्बिट की जो रेडियस है वो होगी 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में अ सोनार uses ultrasonic waves to detect and locate objects underwater. In a submarine equipped with a sonar,
The time delay between generation of a probe wave and the reception of its echo after reflection from an enemy submarine is found to be 77 seconds. What is the distance of the enemy submarine? Speed of sound in water is given 1450 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर पानी के नीचे ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हम लोग सोनार मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ होता है। अब यहाँ पर एक सबमरीन में सोनार टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा जो भी प्रोब वेव है, राइट, और जो एनिमी सबमरीन है उस पर से जो रिफ्लेक्टेड हमें यहाँ पर जो बोल सकते हैं ना कि जो रीसाउंड मिलता है रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो वो ड्यूरेशन टोटल 77 सेकेंड है। तो यहाँ पर जो हमारी एनिमी की जो सबमरीन है वो कितने डिस्टेंस पे है वो फाइंड करनी है। तो फिर से यहाँ पर जो टाइम मिल रहा है, राइट, तो वो टी कितना है, टोटल 77 सेकेंड, राइट। तो 77 सेकेंड। तो यहाँ पर मुझे पहले वो जो साउंड वेव है उसका जाने का टाइम मुझे फाइंड करना है, तो इसका हाफ कर देना है। तो न्यू टाइम सिर्फ जाने के लिए वो t/2 कर देंगे, तो 77 का हाफ वो हो जाएगा 38.5 सेकेंड, राइट, सिर्फ जाने का टाइम। अब साउंड की स्पीड हमें पता है, तो फिर से वही फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बट यहाँ पर स्पीड हमें दी गई है। स्पीड की वैल्यू क्या है, वो है 1450 इंटू टाइम 38.56, राइट। अब यहाँ पर कैलकुलेशन में, राइट, 55.825 किलोमीटर में आंसर आ रहा है। मतलब हम लोग यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 55.8 लिख सकते हैं, राइट। राउंडिंग ऑफ अगर करेंगे तो ये आंसर मिलेगा 55.8 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमारी सबमरीन से जो एनिमी सबमरीन है उसका डिस्टेंस 55.8 किलोमीटर जितना दूर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, द फारदेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर यूनिवर्स डिस्कवर्ड बाय मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स आर सो डिस्टेंट that light emitted by them takes billion of years to reach the earth. These objects, known as quasars, have many puzzling features which have not been satisfactorily explained. What is the distance in kilometer of a quasar from which light takes 3.0 billion years to reach us? Okay, तो यहाँ पर हमारा जो वर्ल्ड है, राइट, यूनिवर्स है, उसमें एक बहुत ही दूर का ऑब्जेक्ट फाइंड किया, राइट। अब अर्थ से उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे ईयर, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं अरब जितने साल लग सकते हैं, राइट। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम लोग क्वासर बोलते हैं। अब क्वासर के कितने सीक्रेट बिहेवियर्स हैं, राइट। अब यहाँ पर मान लीजिए कि क्वासर में से जो भी लाइट हम तक पहुँचती है उसको 3 बिलियन ईयर्स लग रहे हैं। तो उस टाइम के हिसाब से हमें यहाँ पर उस क्वासर का डिस्टेंस किलोमीटर में फाइंड आउट करना है, राइट। तो पहले टाइम पे चलते हैं, हम लोग स्टार्टिंग यहाँ से ही करते हैं। टाइम कितना लग रहा है, 3 बिलियन ईयर्स, राइट। उसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो सेकंड में वैल्यूज़ लिखते चले जाएंगे। अब पहले तो बिलियन मतलब कि 3 × 10⁹, राइट। उसके बाद डेज़, तो एक साल में डेज़ होते 365। अब डे में आवर्स 24 आवर्स में सेकंड्स, तो आवर्स में सेकंड 3600। तो यहाँ पर इसका जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन है 9.46728 इंटू 10⁻16 सेकेंड, राइट। इतना सेकंड में टाइम लगेगा क्वासर में से जो लाइट मिल रही है अर्थ तक पहुंचने के लिए। अब लाइट है तो लाइट स्पीड तो फिक्स होती है 3 × 10⁸, तो उसी स्पीड के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, लाइट स्पीड इंटू टाइम। अब वैल्यूज़ रखें तो लाइट स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ एंड टाइम तो 9.46728
इंटू 10⁻16। तो आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 2.84 इंटू 10⁻22 किलोमीटर। तो क्वासर का अर्थ से इतना डिस्टेंस है 2.84 इंटू 10⁻22 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट ड्यूरिंग अ टोटल सोलर एक्लिप्स द डिस्क ऑफ द मून ऑलमोस्ट completely covers the disk of the sun. From this fact and from the information you can gather from examples 2.3 and 2.4 determine the approximate diameter of the moon. ओके तो यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन को डायग्राम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरी सिचुएशन को ड्रॉ कर लिया है। तो ये हमारा सन है, ये मून है और ये अर्थ है, राइट। तो सन की डायमेट्रिकल पॉइंट से दो रेज अर्थ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं और वो रेज ऐसे इंटरसेक्ट हो रहे हैं कि वो मून से भी इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वही रेज मून से भी सिमिलर वे में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर जब लोग सोलर एक्लिप्स होता है तब जो मून है वो सन को पूरा ढक देता है। तो यहाँ पर जो मून का एंगुलर जो डायमीटर है वो सन के एंगुलर डायमीटर से सेम होगा, क्योंकि पूरा ढक देता है तो दोनों का एंगुलर डायमीटर सेम होगा, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, मून एंगुलर डायमीटर इज इक्वल टू सन एंगुलर डायमीटर, क्योंकि वो पूरा ढक देता है। तो एंगुलर डायमीटर के हिसाब से यहाँ पर फॉर्मूला अब लिखेंगे। तो फॉर्मूला में क्या मिलेगा, यहाँ पर डायमीटर की अगर बात करें तो एंगल थीटा ही है, राइट। तो थीटा एंगल तो इज इक्वल टू आर्क अपॉन डिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पर पहले मून की बात करूँ, मून के एंगुलर डायमीटर, तो यहाँ पर आर्क कौन सा होगा, तो ये वाला है आर्क, राइट। तो आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस मतलब कि डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस इतना, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है आर एम ई, तो यहाँ पर लिखेंगे आर एम ई, राइट, इज इक्वल टू, अब सन का एंगुलर डायमीटर, तो सन का एंगुलर डायमीटर तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन पूरा यहाँ पर रेडियस ये वाला, तो आर्क कितना है वो है कैपिटल डी एंड रेडियस मतलब डिस्टेंस कितना है तो आर एस ई, राइट। अब यहाँ पर हमें डी को सब्जेक्ट बनाना है, डी फाइंड करना है, तो डी को सब्जेक्ट बनाएंगे, डी इज इक्वल टू वो होगा कैपिटल डी इंटू आर एम ई अपॉन आर एस ई। अब यहाँ पर वैल्यूज़ रखेंगे और डी को फाइंड आउट करेंगे। तो वैल्यूज़ डी इज इक्वल टू, पहला है कैपिटल डी है 1.39 इंटू 10⁻⁹, राइट, इनटू आर एम ई मतलब मास टू अर्थ डिस्टेंस वो है 3.84 इंटू 10⁸ अपॉन आर एस ई सन टू अर्थ डिस्टेंस वो है 1.494 इंटू 10⁻11, राइट। तो अब यहाँ पर वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद आंसर मिलेगा वो होगा 3572.6 इंटू 10⁻³ मीटर, और किलोमीटर में तो यहाँ पर किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर देते हैं उसको, तो इज इक्वल टू, इस बॉक्स में मैं किलोमीटर में आंसर लिखूँगा, इज इक्वल टू 3573 किलोमीटर, राइट। तो ये हमारा आंसर होगा 3573 किलोमीटर, दैट इज़ फाइनल आंसर। तो ये डिस्टेंस हमने कौन सा फाइंड किया, तो ये बेसिकली हमने मून का डायमीटर फाइंड किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ ग्रेट फिजिसिस्ट ऑफ द सेंचुरी पैम डिराक loved playing with numerical values of fundamental constant of nature. This led him to an interesting observation. Dirac found that from the basic constant of atomic physics, Ce, mass of electron, mass of proton, and the gravitational constant g, he could arrive at a number with a dimension of time. Further, it was a very large number, its magnitude being close to the present estimate on the age of the universe 15 billion years. From the table of fundamental constant in this book, try to see if you too can construct this number
or any other interesting number you can think of. If its coincidence with the age of the universe were significant, that would this imply for the constancy of fundamental constant. तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं. तो PM डिराक एक बहुत ही लीजेंड साइंटिस्ट है, राइट. तो उन्होंने जो भी नेचर के जो फंडामेंटल कांस्टेंट है उनके साथ वो खेलते थे. अब उन्होंने एक ऑब्जर्व किया खेलते समय कि जो भी एटॉमिक डायमेंशन में जो भी फंडामेंटल कांस्टेंट्स हैं, राइट, जैसे कि इलेक्ट्रॉन मास, प्रोटॉन मास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट, तो वो एक ऐसे वैल्यू के पास पहुंच गए कि जिससे टाइम का जो डायमेंशन है वो मिल जाता था, और वो डायमेंशन बहुत ही लार्ज वैल्यू में मिलता था, राइट. और वो डायमेंशन की जो वैल्यू थी टाइम के, वो थी 15 बिलियन ईयर्स, उसके नज़दीक था. तो यहाँ पर इस बुक में जो भी फंडामेंटल कांस्टेंट से जो भी ट्राई हमने किया है, वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है, क्या हम लोग वो वैल्यू तक पहुँच पाएंगे डायमेंशन को यूज़ करते से, राइट. डायमेंशन को यूज़ करने से क्या हम उस टाइम वैल्यू तक पहुँच पाएंगे, ये हमें फाइंड करना है. और जो वर्ल्ड का जो एज है वो उस टाइम के कंपैरिजन में बहुत ही सिग्निफिकेंट है, राइट. तो जो फंडामेंटल कांस्टेंट्स है वो कांस्टेंट के बारे में क्या रिप्रेजेंट करता है वो हमें यहाँ पर समझाना है, राइट. पहले मैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में लिखूँगा. इलेक्ट्रिक चार्ज, उससे स्टार्ट करेंगे. तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो यहाँ पर मैं पहले एक इक्वेशन लिखूँगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. यहाँ पर जो x फिजिकल क्वांटिटी है उसकी इक्वेशन हमें मिली e⁴, राइट, अपॉन 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर MP me स्क्वायर c क्यूब इंटू जी. अब पूरे का हम लोग डायमेंशन लिखेंगे. जैसे कि E है जो वो है चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, तो वो एम्पियर इंटू टाइम, क्योंकि उसकी फॉर्मूला के हिसाब से वही उसका डायमेंशन होगा, और रेज़ टू 4 अपॉन 60 तो कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा. पाई की भी कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन नहीं होगा. एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी इन वैक्यूम, उसका डायमेंशन वो है m-1 L-3 T4 एंड A2, उसका स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, राइट. तो ये हो गया एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन, ओके. अब उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन, तो वो तो सिंपल m1. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर, तो वो तो सिंपल m2 आ जाएगा, राइट, क्योंकि स्क्वायर है. अब c स्पीड है, स्पीड का डायमेंशन L1 T-1 होता है, बट रेज़ टू 3 है तो क्यूब कर देंगे. और g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन होगा, वो मैं यहाँ पर लिखूँगा m-1 L3 T-2, राइट. तो ये पूरा डिवीज़न में है डायमेंशन, राइट. अब इसको कैलकुलेट करेंगे. तो कैलकुलेशन के बाद मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, वो हमें मिलेगा इज इक्वल टू m0 L0 T1 A0. तो ये x का डायमेंशन मिला सिर्फ टाइम में. इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो x है वो सिर्फ टाइम डायमेंशन में ही अवेलेबल है. अब हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी वैल्यूज़ है उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ रखेंगे. जैसे कि E है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, फिर अपॉन 16, पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10⁻12, MP मास ऑफ प्रोटॉन मतलब 1.6 इंटू 10⁻27, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी वैल्यू रखेंगे 9.1 इंटू 10⁻31, राइट. ये स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर देना है. फिर C की वैल्यू तो 3 इंटू 10⁻8 मतलब स्पीड ऑफ लाइट, उसका क्यूब है. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11, राइट. तो आफ्टर दिस कैलकुलेशन जो हमें रेशियो मिल रहा है x का, वो रेशियो है, तो x का वो रेशियो हमें यहाँ पर मिलेगा 216 इंटू 10⁻6
16 सेकेंड। अब सेकेंड में उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो ईयर में कन्वर्ट करने के बाद वो आंसर 6.9 इंटू 10⁸ ईयर्स मिलेगा, राइट। मतलब कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली अगर रेंज में लिखा जाए तो वो होगा 10⁹ ईयर्स, राइट। 10⁹ ईयर्स, इसका मतलब हम लोग दूसरे वे में 1 बिलियन ईयर लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो टाइम डायमेंशन में हमें आंसर मिल रहा है 1 बिलियन ईयर, मतलब कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हमारे जो पूरा वर्ल्ड है, जो एग्जिस्टेंस है वर्ल्ड का, उसकी यहाँ पर एज दिखाता है। उसकी एज लगभग 10⁹ ईयर होगी।